सिद्धार्थ को बिसलपुर गांव में घुसने से पहले ही किडनैप कर लिया गया था। एक तरफ जहां पर सिद्धार्थ को बंधक बनाकर रखा गया था, वहीं दूसरी तरफ इस्मा ने एसटीएस चीफ राकेश अस्थाना को उठा लिया था और उन्हें एक अज्ञात जगह पर कैद करके रखा गया था। ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही थी, जिनका एक दूसरे से सीधा संबंध था। उसके साथ साथ इंद्रनगर में भी एक घटना घट रही थी, जो आने वाले निकट भविष्य में सबके भविष्य, भूत और वर्तमान को चेंज करने वाली थी। कुलगुरु राजकुंड में अग्नि प्रज्वलित कर चुके थे और उन्होंने महाराज चंद्रमौली के कवच को जागृत करना शुरू कर दिया था। इस्मा ने जब राकेश को किडनैप किया तो वो बहुत घबरा गए थे, क्योंकि वो इस्मा की असली ताकत से बखूबी वाकिफ थे। इस्मा ने उनसे पेमा के बारे में सवाल किया और उसके बाद एक कैप्सूल निकालकर खा लिया था। जैसे ही इस्मा ने कैप्सूल खाया कि उसके शरीर के कपड़े फटकर दूर जा गिरे थे और उसका शरीर किसी पत्थर के जैसा हो गया था। उसका साइज तो उतना ही बड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस्मा हाड़ मांस से नहीं, पत्थरों से बनाई गई हो। इस्मा का ये रूप देखकर राकेश अस्थाना के चेहरे की हवाएं उड़ गई थी। अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो एसटीएस तुम्हारे एक एक साथी को ढूंढकर मार देगी। इस्मा को अपनी ओर आता देखकर राकेश अस्थाना ने उसको डराने के इरादे से कहा, मारने दो, मुझे इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। बताओ तुम्हारा शागिर्द पेमा कहाँ है? कहते हुए इस्मा उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। मैं नहीं बताने वाला, और अगर 10 मिनट के अंदर मैं घर नहीं पहुंचा तो पूरे जयपुर की पुलिस मुझे ही ढूंढने लगेगी। मेरा कहना मानो तो सरेंडर कर दो, वरना बहुत भारी पड़ेगा ये तुम्हारे लिए। राकेश ने फिर से इस्मा को धमकी दी। न कोई तुम्हें ढूंढने वाला और ना ही मरने के बाद तुम्हें कोई याद रखने वाला है। तुम शायद भूल गए कि देश के लिए कुर्बानी की कोई कीमत नहीं है। अब चुपचाप पेमा के बारे में बताओ, वरना तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगी कि पोस्टमार्टम करने वाले की रूह तक काम जाएगी। इस्मा ने राकेश अस्थाना की ओर देखते हुए कहा। राकेश अस्थाना ने अपनी पत्नी को 5 मिनट में आने को बोला था और वो उसी को कोट कर रहे थे, लेकिन इस्मा ने उनके मोबाइल से उनकी पत्नी को मैसेज करके बोल दिया था कि वो किसी काम से दिल्ली जा रहे हैं और 3 दिन बाद आएंगे। इसलिए वो निश्चिंतता के साथ बैठी हुई थी। जब राकेश अस्थाना को ये लगा कि इस्मा उसकी बातों के जाल में नहीं आने वाली, तो उसने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा, इस्मा, मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी थी, मैंने ही तुम्हें एसटीएस ज्वाइन कराया था, तो क्या तुम अपने हाथों ही मेरी हत्या करोगी? राकेश अस्थाना के इतना कहते ही इस्मा के पथरीले चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। ये सब मेरे सामने नहीं चलने वाला राकेश अस्थाना। मैंने एसटीएस को मिटाने का उसी दिन संकल्प ले लिया था जिस दिन एसटीएस ने बिना मेरी पूरी बात सुने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। कहते हुए इस्मा राकेश अस्थाना के सामने बैठ गई थी। इस्मा और राकेश अस्थाना की बात सुनकर ये बात तो साफ हो चुकी थी कि इस्मा पहले एसटीएस का पार्ट रह चुकी थी और उसने एसटीएस के लिए कई सारे मिशन भी किए थे। लेकिन एसटीएस ने उसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था और वो सिंडिकेट के चंगुल में कैसे फंसी थी, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर अभी भी मेरे लिए इज्जत और सम्मान है इस्मा। अगर इज्जत और सम्मान ना होता तो तुम मुझे उसी वक्त मार देती, न कि मुझसे बातें करती। राकेश ने इस्मा पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के इरादे से कहा। इज्जत और सम्मान माई फुट राकेश अस्थाना। मुझे सिर्फ अजय प्रताप की जानकारी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें जिंदा रखा है, और अगर तुमने बिना देरी किए हुए बता दिया कि वो कहाँ है तो शायद मैं तुम्हें जिंदा भी रखूं। लेकिन अगर तुमने मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की तो याद रखना, एसटीएस का प्लैटिनम मेडल सिर्फ एक इंसान के पास है। अब चलो बताओ, पेमा कहाँ है? इस्मा ने राकेश अस्थाना की ओर देखते हुए कहा, तुम कैद से भाग चुकी हो और आजादी के साथ घूम रही हो। तुमको सिंडिकेट ने इतना ताकतवर बना दिया है तो तुम्हें पेमा क्यों चाहिए? जाओ, सिंडिकेट के पास वापस जाओ और अपने जैसे और दरिंदे तैयार करो। राकेश अस्थाना ने इस्मा के ऊपर तंज कसते हुए कहा। जैसे ही राकेश ने इस्मा को राक्षस कहते हुए संबोधित किया कि इस्मा का दिमाग फिर गया और उसने राकेश अस्थाना के पेट पर एक घूंसा मार दिया था। जैसे ही राकेश के पेट पर वो घूंसा पड़ा कि वो उड़ते हुए कुर्सी समेत जाकर दीवार से टकरा गया था और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। इधर इस्मा ने जिस वक्त राकेश को घूंसा मारा था, ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ के सामने बैठे हुए आदमियों में से एक ने सिद्धार्थ के पेट में भी एक घूंसा मारा था और वो भी जमीन पर पड़ा हुआ था। वो सिद्धार्थ से उसकी ताकत का राज जानना चाहते थे। कुछ देर पहले जब सिद्धार्थ उनसे ये सवाल कर रहा था कि वो लोग कौन हैं और उसे क्यों किडनैप किया हुआ है,
तो वहां पर एक और आदमी आ गया था और उसे देखने के बाद सिद्धार्थ हैरान रह गया था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उन लड़कों का सरगना था जो कल रात में दानों के दोस्त श्रवण के साथ लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे। जिस वक्त वो श्रवण को मार रहे थे, सिद्धार्थ ठीक उसी वक्त वहां पहुंच गया था और उसने श्रवण को बचा लिया था। उसने जिस तरह उन लड़कों की पिटाई की थी, उससे उन्हें अपनी काफी बेइज्जती महसूस हुई थी। उन्होंने सुबह सिद्धार्थ को मारने के लिए ढूंढना शुरू कर दिया था और सिद्धार्थ उन्हें अभिमन्यु के साथ राजसमंद जाते हुए रास्ते में देख गया था। जिसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ और अभिमन्यु का पीछा करना शुरू कर दिया था और वो उन्हें राजसमंद तक लेकर पहुंच गया था। उसके बाद जब उन्होंने सिद्धार्थ को पृथ्वीराज की हवेली के अंदर जाते देखा तो एक पल के लिए उनकी हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि वो पृथ्वीराज से भली भांति वाकिफ थे और उन लोगों ने वापस लौटने का फैसला कर लिया था। बाकी लोग तो वहां से वापस लौट आए थे क्योंकि वो सिद्धार्थ से पंगा नहीं लेना चाहते थे। लेकिन सिद्धार्थ ने जिस आदमी को सबसे ज्यादा मारा था, वो जुगाड़ से पृथ्वीराज की हवेली में घुस गया था। चूंकि सुबह अनिकेत की हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए सबका ध्यान उसी के ऊपर था। इसलिए किसी ने उस आदमी के ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो जाकर पीछे कमरे में छुप गया था। इत्तेफाक से वो जिस कमरे में छुपा हुआ था, उसी के बगल वाले कमरे में सिद्धार्थ अभिमन्यु को ट्रीट कर रहा था। और जब उसने सिद्धार्थ को जादू करते देखा तो उसके होश उड़ गए थे और उसने अपने मोबाइल से सिद्धार्थ का वीडियो ले लिया था और वहां से निकल गया था। उसने जब ये वीडियो लाकर अपने साथियों को दिखाया तो उसके साथियों के भी होश उड़ गए थे और उन्होंने सिद्धार्थ को पकड़कर उसके पास मौजूद इस असीम ताकत के स्रोत को छीनने का प्लान बना लिया था। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि सिद्धार्थ के पास मौजूद ताकत ऐसे ही नहीं आ गई थी, बल्कि उसे चुना गया था एक महान राज्य की रक्षा के लिए जो अपने स्वर्णिम दिनों से वापस लौटकर बर्बादी के मुहाने पर खड़ा हुआ था। वो सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए बिसलपुर से गुजर ही रहे थे कि तभी सिद्धार्थ उन्हें बस से उतरता हुआ दिखाई पड़ा और उन लोगों ने सिद्धार्थ का पीछा करना शुरू कर दिया था। चूंकि वो इस बात को बखूबी जानते थे कि वो सिद्धार्थ से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने पहले बरगद के पेड़ के नीचे नाटक करके सिद्धार्थ के दिमाग में भ्रम पैदा किया और उसके बाद फिर उसके ऊपर एसिड फेंक कर यहाँ लेकर आ गए थे और वो सिद्धार्थ से उसकी शक्तियों का राज जानने के लिए उसके साथ मारपीट कर रहे थे। सिद्धार्थ ने आज तक अपनी शक्तियां सबसे इसलिए छुपा कर रखी थी क्योंकि उसे पता था कि अगर इन शक्तियों का राज बाहर आया तो लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे और वो अपने सामने ये चीज होते हुए भी देख रहा था। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें मुझे टॉर्चर करके, लेकिन अगर मेरा हाथ खुला तो याद रखना कि यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सिद्धार्थ ने उन आदमियों को धमकी देते हुए कहा और उसके धमकी देने के बाद उन आदमियों के चेहरे पर थोड़ी सी सिहरन दौड़ गई थी। जिनका इससे पहले भी सिद्धार्थ के साथ पाला पड़ चुका था, उनकी हालत तो और ज्यादा खराब हो गई थी। भाई, हम इसे छोड़कर निकलते हैं, वरना ये सच में हमें मार देगा। सिद्धार्थ के हाथों पहले मार खा चुके एक आदमी ने अपने साथी की ओर देखते हुए कहा, अबे चुप, अगर इतनी फटती है तो गैंग छोड़ दे। भगवान नहीं है ये, मिल गया होगा कोई जादू टोना थोड़ा बहुत, उसका राज तो हम इससे निकलवा ही लेंगे। उस आदमी ने अपने साथी को डांटते हुए कहा और फिर सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोला, बताओगे या नहीं? कहते हुए वो अपनी जगह से उठ गया था और अपनी गन ले जाकर सिद्धार्थ के माथे पर रखती थी। वो नहीं, मैं बताता हूं। सिद्धार्थ को वहां पर एक आवाज सुनाई पड़ी और जब उसने अपने सामने नजर उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए थे। उसके सामने गुल्लू एक शेर से भी बड़े शरीर के साथ खड़ा हुआ था। सिद्धार्थ ने जब उसका आकार देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो लोग गुल्लू को बेहोश करके बाहर ही छोड़कर चले आए थे और गुल्लू होश में आने के बाद अपना आकार बढ़ाकर वहां आ चुका था। चूंकि गुल्लू की आवाज सिर्फ सिद्धार्थ को सुनाई पड़ी थी, इसलिए सिद्धार्थ के सिर पर गन ताने खड़ा बंदा अभी भी गन ताने खड़ा था। तुमसे तो ये सब मैं बाद में पूछूंगा कि तुम इतने बड़े कैसे हो गए, पहले इनसे निपट लिया जाए। गुल्लू के बढ़े हुए शरीर को देखते हुए सिद्धार्थ अपने आप से बुदबुदाया और फिर अपनी कनपटी पर बंदूक रखने वाले आदमी की तरफ देखते हुए बोला, वो बताएगा। इतना कहकर सिद्धार्थ ने उन्हें पीछे देखने का इशारा कर दिया था। जैसे ही उन लोगों ने पीछे देखा, गुल्लू का बढ़ा हुआ साइज देखकर उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने गुल्लू के ऊपर गोली चला दी थी, लेकिन गुल्लू बहुत आराम से उस गोली के सामने से हट गया था और उसने उन आदमियों के ऊपर हमला कर दिया था। सिद्धार्थ आराम से जमीन पर बैठा उन आदमियों को मार खाते हुए देख रहा था और
गुल्लू उन्हें अपने जबड़े में फंसाकर ऐसे पटक रहा था जैसे मानो वो इंसान नहीं कोई फुटबॉल हो। उनकी गोलियों का भी गुल्लू के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा था। वो भी बस गुल्लू की बॉडी को खरोंच कर निकल जा रही थी। कुछ ही देर के अंदर गुल्लू ने ऐसा कोहराम मचाया था कि वहां मौजूद सारे लोग मारे जा चुके थे। गुल्लू वैसे तो शाकाहारी था, लेकिन आज उसने 2-3 आदमियों को सीधे निकल लिया था। गुल्लू को उन आदमियों को निकलते देखकर सिद्धार्थ को उबकाई आ गई थी, क्योंकि वो गुल्लू को उठाकर चूमता रहता था। मात्र 5 मिनट के अंदर गुल्लू ने सिद्धार्थ के सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया था और सिद्धार्थ के सामने आकर खड़ा हो गया था। और भाई, कैसे हो? आज मेरे साइज का मजाक नहीं उड़ाओगे? गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ को आज गुल्लू के ऊपर नाज तो हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उसे गुल्लू से डर भी लग रहा था। आखिर गुल्लू ने अभी उसके सामने ही आदमियों को ऐसे निपटाया था मानो वो गेंदे के फूल हों। मुझे छुड़ाओगे या डायलॉग ही मारोगे? सिद्धार्थ ने गुल्लू की ओर देखते हुए कहा। उप्स! इतना कहकर गुल्लू ने अपना एक पंजा उठाकर उन कटीले तारों के ऊपर मार दिया था और पंजा मारते ही सिद्धार्थ के बदन में लिपटी हुई तार किसी लकड़ी की तरह टूटकर बिखर गए थे। उसे छुड़ाने के बाद गुल्लू वहां पड़ी लाशों को चट कर गया था। गुल्लू के छुड़ाने के बाद सिद्धार्थ खड़ा हो गया था। उन आदमियों ने सिद्धार्थ के ऊपर जो एसिड फेंका था, सिद्धार्थ अभी भी उसकी जलन को महसूस कर रहा था। उसने अपनी जलन शांत करने के लिए अपने कंधे और गले के पास अपने हाथों से जादुई बारिश कराना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे वो जादुई बारिश सिद्धार्थ के गले पर पड़ रही थी, वैसे वैसे सिद्धार्थ का गला पूरी तरह ठीक होता जा रहा था। कुछ ही देर के अंदर सिद्धार्थ पूरी तरह ठीक हो गया था और उसके ठीक होते ही गुल्लू फिर से अपने ओरिजिनल साइज में आ गया था। उसको भी गोलियों के लगने से थोड़ी बहुत खरोंच आ गई थी, जिसको भी सिद्धार्थ ने अपनी जादुई बारिश से ठीक कर दिया था। गुल्लू को भी ठीक करने के बाद सिद्धार्थ उसे अपने साथ लेकर उस खंडहर से बाहर निकलने लगा था और उसी खंडहर में बने एक झरोखे से 2 आंखें आश्चर्यचकित होकर सिद्धार्थ को देखे जा रही थी। राज और आग ज्यादा देर छुपते नहीं हैं। ये एक बार खुलना या जलना शुरू हो जाएं, तो इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल है। सिद्धार्थ का राज खुलना शुरू हो चुका था। आखिर किसने देखा है सिद्धार्थ को जादुई बारिश कराते हुए? और क्या है वो किस्सा जिसकी वजह से इस्मा को छोड़ दिया था एसटीएस ने? क्या इस्मा के विद्रोह का फायदा उठाकर देश बर्बाद करना चाहता है सिंडिकेट? आखिर कौन रोकेगा इस्मा को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।